हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनडब्ल्यूडी। आज हम 10 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। आइए हम देखते हैं अपने पहले टॉपिक को। हमारा पहला टॉपिक है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जिसको हम शॉर्ट में आशा भी बोलते हैं। ठीक, आइए समझते हैं कि आशा क्या है। तो आशा को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आशा टॉपिक है ये न्यूज में क्यों रहा। तो बेसिकली अभी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जीओआई, उसने ये इंटेंड किया है कि वो रिवॉर्ड प्रोवाइड करेगी जो भी आशा हेल्थ एडवोकेट्स हैं उनके एफर्ट्स के लिए, अगर वो इंडिविजुअल्स को मोबिलाइज करती हैं सिकल सेल डिजीज अनीमिया जो है उसकी स्क्रीनिंग के लिए एंड उसके इंफॉर्मेशन कार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा स्टूडेंट समझेंगे कि सिकल सेल अनीमिया क्या है। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी करंटली हमारा जो बजट है, ठीक है, जो हमारा अभी जो बजट है उसमें भी इससे रिलेटेड मेंशन था, सिकल सेल अनीमिया से रिलेटेड। तो अभी जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो टारगेट है वो है 2047। गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि 2047 तक इंडिया जो है वो सिकल सेल अनीमिया जो है उससे मुक्त हो जाना चाहिए। तो इसके लिए, इसको मुक्त करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, पहले तो स्क्रीनिंग कर रही है। पहले ये तो पता चले कितने लोगों को ये डिजीज है। ठीक है, अच्छा, सिकल सेल अनीमिया होता क्या है? बेसिकली जो आपकी आरबीसीज होती है, जो आपका ब्लड चल रहा है उसमें जो आरबीसी होती है उसका बेसिकली इस तरीके का एक डिस्क शेप का आकार होता है नॉर्मल लोगों में। लेकिन जिनमें सिकल सेल होता है उसमें ये चंद्राकार या सिकल शेप्ड आप बोल सकते हैं उस तरीके की होती है। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत ही पतली सी कैपिलरी है उसमें अगर ये चंद्राकार शेप की अगर आरबीसी घूम रही है तो ये आपस में फंसने का प्रॉब्लम रहता है, जिससे ब्लड मूवमेंट रुक जाए या क्लॉट होने का प्रॉब्लम रहता है, और ऑन द स्पॉट पर्सन की डेथ होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, और ये जो है ये पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि ये ट्राइबल एरियाज में ज्यादा प्रोमिनेंट है या देखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट पहले तो स्क्रीनिंग करना चाह रही है। दूसरा, ये एक हेरिडेटरी डिजीज है, मतलब अगर आपके फादर को था तो आपको हो जाएगा, फिर आपके बच्चे को हो जाएगा। तो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि ये जो है इस डिजीज से आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनको इफेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद फिर आता है इसका जो भी इलाज होगा। ठीक है, जो भी मेडिसिन है या जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड वो। ठीक, तो सबसे पहले ये चूंकि इंडिया के ट्राइबल एरियाज या जो विलेज एरियाज है वहां के लोगों में ये ज्यादा प्रोमिनेंट है तो लोग तो चुप हो जाते हैं, बताते नहीं है। तो ऐसे में ये जो आशा वर्कर्स हैं ये एक मेजर रोल प्ले कर सकती हैं। कैसे मेजर रोल प्ले कर सकती हैं स्टूडेंट्स? तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है, गांव में जो वुमेन है या जो जो भी लोग हैं वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं बताते हैं बट ये आशा वर्कर्स को बताते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स एंड ऑल में भी आशा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और ये गांव के ही लोग में से सिलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इन्हें बेसिकली गांव के लोगों का ज्यादातर आइडिया होता भी है, तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है गांव गांव तक चीजों को जानने के लिए। इन्होंने आशा वर्कर्स को ये किया है सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग एंड इंफॉर्मेशन कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। आइए स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो आशा है ये कौन होती है और इनका बेसिकली क्या वर्क होता है। ठीक है, तो आशा जो होती है वो ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट होती है। ठीक है, मतलब ये ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी की हेल्थ एक्टिविस्ट होती है, और ये बेसिकली किसके तहत होती है? तो जो गवर्नमेंट की नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसी की ये कोर पार्ट होती है। ठीक है, और ये कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी इटसेल्फ में से इनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर इनको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, और ये कम्युनिटी को पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जोड़ती हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है या जो भी गवर्नमेंट अभी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला रही है तो इसमें उनकी कम्युनिटी के लोगों को जोड़ने का काम आशा वर्कर्स करती हैं। इनका फंक्शन क्या है? केयर प्रोवाइडर होती है कम्युनिटी लेवल पे। ये फैसिलिटेटिंग एक्सेस हेल्थ केयर, मेडिसिन और सैनिटेशन सर्विसेज से लोगों को फैसिलिटेट कराती हैं।
लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ाती है हेल्थ इश्यूज को लेके, बेसिकली जो मार्जिनलाइज सेक्शन है कम्युनिटी के विद इन, जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो। और फीमेल हेल्थ एंड हाइजीन स्टैंडर्ड के लिए भी ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये क्या करती हैं, हेल्थ कंसियस बिहेवियर को अब ये करती हैं, एडवोकेट करती हैं ताकि लाइवलीहुड को अप्रोच किया जा सके। ठीक है, अभी प्रेजेंटली हर स्टेट में आशा है एक्सेप्ट वन स्टेट जो कि गोवा है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा के बारे में आपको एग्जाम में लिखने आ सकता है बिकॉज ये हेल्थ और सोसाइटी, ये दोनों पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक को अपने देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स इन साइन। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, उसने करंटली क्या किया है, अपना एक इनसाइन जो है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, हम समझते हैं कि ये इनसाइन क्या है। उसको समझने से पहले अभी जो ये इनसाइन किस मौके पे उसने लॉन्च किया, तो अपनी वो 91st एनिवर्सरी मना रहा था, उस पे इसने लॉन्च किया है। और इस जो 91st एनिवर्सरी है उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार फर्स्ट टाइम कोई जो एयरफोर्स डे परेड है उसको जो कमांड किया है वो किसी वुमेन ऑफिसर ने कमांड किया है, और उनका नाम है शालिजा धामी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए हम इसके इनसाइन को समझते हैं कि जिसने मतलब जो एयरफोर्स ने अभी लॉन्च किया है वो क्या है और कैसा है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ लोगो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कुछ एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने अपना नया ये लॉन्च किया है इनसाइन। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं अशोक लायन को। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल अशोक लायन के जस्ट नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते के बाद यहाँ पे आप एक हिमालयन ईगल को देख सकते हैं। हिमालयन ईगल है जो कि फाइटिंग स्पिरिट को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, ये अपने विंग्स को आउटस्ट्रेच किया हुआ है। और फिर इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि इस तरीके से ब्लू कलर का एक सर्कल बनाया गया है और हर तरफ लिखा गया है भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना लिखा गया है ब्लू कलर से, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब ये जो इंडियन एयरफोर्स है इसका जो लोगो है, अगर आपको मैं बताऊं कि इसका लोगो कहाँ से लिया गया है, इसका जो मोटो, सॉरी, इसका जो मोटो है वो मोटो क्या है और वो कहाँ से लिया गया है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो इसका जो मोटो है वो भगवत गीता से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नाभा स्पर्शम दीपतम, मीनिंग टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो जीआई टैग से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के एक प्रोडक्ट को जिसका नाम है पदंग पदंकर पुट्टाई पट्टी, ठीक है, इसको मिला है अभी जीआई टैग। हम समझते हैं कि ये पनंगर पट्टी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये, और इसमें ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है, तो बेसिकली ये एक पाम जैगरी से प्रिपेयर होने वाला ये प्रोडक्ट है। पाम जैगरी मतलब समझ रहे हैं आप लोग स्टूडेंट? तो एक पाम पेड़ आपको शायद पता होगा बिकॉज अभी पाम पेड़ बहुत ज्यादा, पाम का ट्री बिल्कुल कोकोनट के ट्री जैसा ये होता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा अभी न्यूज में भी रहा था ये पेड़, बिकॉज इसका जो ऑयल है इसका एक्सपोर्ट इंडोनेशिया वगैरह बहुत ज्यादा करता है। और इसको जो हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे जो पीएम है, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया था। तो ये जो तमिलनाडु का जगह है वहां पे ये पाम की जैगरी बनाई जाती है, पाम के पेड़ से गुड़ बनाया जाता है और उसी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो हम समझते हैं इसमें स्पेशल क्या है। तो इसको पाम सैप से बनाया जाता है। सैप मतलब समझते हैं, जब आप इस पेड़ को हल्का सा कट करेंगे यहाँ से तो इसका अपना एक फ्लूइड गिरता है, एक अपना फ्लूइड बोल सकते हैं या पेड़ का रस बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी से ये जैगरी बनाई जाती है और जिस जगह पे बनाई जाती है उसका नाम है उड़ान गुड्डी। ठीक है, उड़ान गुड्डी यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम पड़ता है उड़ान गुड्डी पननगर पट्टी, पननगुरु पट्टी। ठीक है, मतलब पननगुरु पट्टी गुड़ का नाम है और उड़ान गुड़ी उस जगह का नाम है जिसको जीआई टैग दिया गया है। ये क्यों इतना स्पेशल है? क्योंकि गुड़ तो पाम का बहुत जगह होगा, लेकिन इसी जगह उड़ान गुड्डी जो जगह है यहाँ का ही गुड़ क्यों इतना फेमस है?
तो यहाँ पे ये जिस सोयल, जिस मिट्टी में ये होता है, ये होती है रेड सैंड्यून सोयल, ठीक है। और इसमें ज्यादा ग्राउंड वाटर नहीं होता है, मतलब पानी इस सोयल में बहुत कम होता है, पहली बात। और ये जो उदान गुड्डी जगह है, ये एक ड्राई जगह है, ठीक है, मतलब इसके एटमॉस्फेयर में भी पानी नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो गुड़ निकल रहा है, इस गुड़ में, मतलब इस जो गुड़ में, इसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और वाटर की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और इसीलिए स्पेशल है, जिसकी वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी करेंटली जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड ये है, रिलेटेड टू व्हाट इज आयरन डोम। हम समझेंगे कि आयरन डोम क्या है। ठीक है, तो अभी करेंटली न्यूज में क्यों है आपको पता चला है, क्योंकि जो 5000 रॉकेट है वो लॉन्च किया गया है गाजा से, जो हमास है उसने लॉन्च कर दिया है। और इसको लेके जो इसराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम है, जिसको आयरन डोम कहा जाता है, ठीक है, वो चर्चे में आ गया है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि ये वॉर क्या है और कैसे हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इसराइल के मैप को, तो वो कुछ इस तरीके का मैप आपको दिखेगा। ऊपर में यहाँ पे लेबनान है, सॉरी मैं नॉर्मल पेन से इसको बना देती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इसराइल के मैप को, तो कुछ इस तरीके से इसराइल का मैप आपको दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ऊपर में यहाँ पे लेबनान है, अलग कंट्री है लेबनान, और बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप है जिसको हम बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। ठीक, तो यहीं से सारी मिसाइल्स जो हैं वो अटैक की गई, और ये जो जगह है ये तो इसराइल। ठीक है, ये हमारा इसराइल है। तो यहाँ से गाजा स्ट्रिप से रॉकेट्स जो है ऑलमोस्ट 5000 रॉकेट्स इस पतले से स्ट्रिप से, यहाँ पे जो स्ट्रिप देख रहे हैं, यहाँ से लॉन्च कर दी गई है इसराइल पे। ठीक है, इसका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि बैकग्राउंड क्या है, ये पूरी लड़ाई का रीजन क्या है, तो ये जो पूरा, ये जो आप एक मैप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके का एक कंप्लीट मैप था, जो पहले पैलेस्टीनियन के ही रहने की जगह हुआ करता था। ठीक है, धीरे धीरे जब जर्मनी से इसराइल के लोगों को, सॉरी ज्यूज को, जब ये निकाला जाने लगा, तो ज्यूज को ऐसा रियलाइज हुआ कि उसको एक अपना कंट्री चाहिए होगा, एक अपना प्लेस। ठीक है, तो इसको लेके क्या हुआ, मैक्सिमम जो ज्यूज थे वो यहाँ पे आके सेटल हो गए। ठीक है, उसके बाद 1948 में क्या होता है कि इसराइल को मान्यता मिल जाती है, लेकिन इससे जो पैलेस्टीनियन है वो खफा हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने रहने की जगह दी, ठीक है, इन लोगों को, और अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको डिवाइड कर दिया गया, और कुछ इस तरीके का जो एक एरिया पूरा का पूरा है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, और इसको ज्यूज के लिए बना दिया गया और ये पैलेस्टीनियन के लिए बना दिया गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई पैलेस्टीनियन को कि हमारे रहने की जगह जो है वो ज्यूज को दे दी गई, और एक इसराइल अलग कंट्री बना दिया गया। ठीक है, तो ये मेन कन्फ्लिक्ट का एक मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको मुद्दा समझाने का कोशिश किया है। तो इसराइल हमेशा से ऐसे वॉर देखते आया है, तो इसको लेके इसराइल ने अपना एक, सॉरी, इसको लेके इसराइल जो है उसने अपना एक मिलिट्री सिस्टम जो है वो डेवलप किया है, जिसको बोलते हैं आयरन डोम। आइए समझते हैं आयरन डोम क्या है। ठीक है, तो आयरन डोम बेसिकली क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक मैप लगाया रखा है। मान लीजिए ये एनिमी है, स्टेप फर्स्ट है इसमें, उसका रॉकेट इस तरीके से फायर होता है। ठीक है, जैसे ही ये फायर होगा, जो आयरन डोम शील्ड है उसका जो ये रडार सिस्टम है, वो इस रॉकेट को डिटेक्ट करेगा और फिर इसको ट्रैक करेगा। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट पॉइंट बताएगा, और फिर ये जैसे ही मिसाइल थोड़ा सा ऊपर से नीचे शॉर्ट रेंज की तरफ आएगी, यहाँ से मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा और इस रॉकेट को मार दिया जाएगा। ठीक है, इस रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा, यही है आयरन डोम शील्ड। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो ये इसराइल का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि शॉर्ट रेंज रॉकेट, शॉर्ट रेंज मतलब जो धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रही है, वैसे रॉकेट को हवा में ही मार के खत्म करने वाला है। ठीक है, ये मल्टीपल रॉकेट्स को एक टाइम पे हैंडल कर सकता है, और ये रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा
मार्च 2011 में ऑपरेशनल किया गया था। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है मैंने आपको बताया, डिटेक्ट करना, एनालाइज करना, इंटरसेप्ट करना और फिर टारगेट्स को मार गिराना। कैसे भी टारगेट हो, मोटार्स, रॉकेट्स, आर्टिलरी, किसी को भी ये मार गिरा सकता है। ठीक है, और ये मिसाइल डिफेंस बैटरी से इसको पावर किया जाता है। ये हर तरह के वेदर में फंक्शनल है, नाइट और डे में, फॉग में, रेन में, डस्ट में, स्टॉर्म में, कभी भी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आयरन डिफेंस सिस्टम है जिसपे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि ये क्या है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है प्रोजेक्ट वीर गाथा। ठीक है, प्रोजेक्ट वीर गाथा को हम अच्छे से समझेंगे। तो आपको पता है कि वीर गाथा का मतलब क्या है? वीर गाथा का मतलब होता है स्टोरीज। किसकी? वीर की। वीर कौन? जिसने अपने कंट्री के लिए अपनी जान गवाई हो। ठीक है, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा मतलब स्टोरीज ऑफ वीर 3.0। ठीक है, तो इसका जो थर्ड एडिशन है वो लॉन्च हुआ है और बहुत रिमार्केबल है कि इसमें 1.36 करोड़ स्कूल स्टूडेंट जो है ऑल स्टेट से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, क्या है प्रोजेक्ट वीर गाथा? तो ये गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल जो गैप है 2021 का, उसके अंदर ही इसको इंस्टीट्यूट किया गया है। इसका एम क्या है? तो इसका एम वही है, टू डिसइमिनेट द डिटेल्स ऑफ एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी, मतलब कहानियां या उनकी स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज जो भी ब्रेव हर्ट्स हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स हो गया या फिर कोई भी आर्मी पर्सनल हो गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकी स्टोरीज स्टूडेंट्स को बताना। इस पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सी कहानियां आपको देखने को मिल जाएगी हमारे सोल्जर्स या हमारे वीर पीपल से रिलेटेड। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा? तो जो स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म है वो स्टूडेंट्स के अंदर आएगी। ठीक है, हम समझते हैं गैलेंट्री अवार्ड क्या है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। किसको दिया जाता है? टू ऑनर द एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ द ऑफिसर्स पर्सनल्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आया होगा। तो ये है गैलेंट्री अवार्ड और उसी के अंदर प्रोजेक्ट वीर गाथा है जिसमें स्टोरीज जो है वो जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, जो परम चक्र विनर है या जो अशोका चक्र, महावीर चक्र, कृति चक्र, वीर चक्र, इनके जो भी जिन्हें ये मिलता है उनकी जो गाथा है, उनकी जो स्टोरीज है वो यहाँ पे डाली जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है डायरेक्टिव जनरल, डायरेक्टिव जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ठीक है, डीजीजीआई। अच्छा, ये डीजीजीआई न्यूज में क्यों आया है ये हम समझते हैं। तो डीजीजीआई ने अभी करंटली एक सो कॉल्ड नोटिस जो है, जो शो कॉज नोटिस होता है, ये कोर्ट के द्वारा ये किया जाता है, वो भेजा है रिलायंस कैपिटल को, जो एक सब्सिडरी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। और ये जो शो कॉज नोटिस है ये अमाउंट मांग रहा है ₹923 करोड़। ठीक है, और ये किसके द्वारा भेजा गया? तो इसी डीजीजीआई के बारे में भेजा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम थोड़ा डीजीजीआई को समझते हैं। तो ये जो डीजीजीआई है, इसका अगर पुराना नाम देखें तो वो था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस, जिसको बाद में अभी हम लोग ने कर दिया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। ठीक है, ये क्या है? ये एक एपेक्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इसके अंदर आता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है? तो कलेक्शन, कोलेशन and dissemination of intelligence relating to the evasion of goods and service tax and the duties of the central excise and service tax। ठीक है, अगर कोई छुपाता है या कुछ भी करता है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कोलेशन करना और फिर उसको डिसेमिनेट करना, यही इसका काम है। ठीक है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया? तो ये 1979 में एक इंडिपेंडेंट विंग की तरह काम करना शुरू किया है। ठीक है, और इसकी जो अगर आप देखें, इसका जो मेन ऑफिस है वो तो न्यू दिल्ली में है, लेकिन अगर आप इसका रीजनल यूनिट देखें तो चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।